आज मैं जैसे मैंने आपको मतलब यार बोला था कि मैं लॉस का पूरा एक बना रहा हूँ। मैंने पूरे इस लॉस का लॉ मतलब मिला के एक मैंने पूरा पीपीटी बनाया है। इसमें आप लोगों का एक ही वीडियो में जिन लोगों को डाइट सारा चाहिए वो आज के पूरे इस वीडियो में मतलब मिल जाएगा। और इसके बाद मैं डिटेलिंग में और सारे इस लॉस को मतलब पढ़ाता जाऊँगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले जितने भी हमारे लॉस हैं, लेबर लॉस जैसे यहाँ पे मैंने आपका इंडिकेट किया है कि आपके जितने भी लॉ हैं, जैसे लेबर लॉस इन इंडिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन का लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, थ्योरी रिलेटेड टू द लॉ और नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिनके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। मैं आज पूरा स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करूँगा कि लॉस क्या हैं। जैसे इन यहाँ पे देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में हमारा दो एक्ट आता है, ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसको लॉस या एक्ट जो भी कहें। इनका मेन काम क्या है? लेबर वेलफेयर को रिफॉर्म करना, यानी लेबर के वेलफेयर को रिफॉर्म करना। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस भी वही है कि लेबर के उसको मतलब लेबर के इफ़िशियंसी को या उसके वे ऑफ लाइफ को इन्हांस करना, हाई करना, यानी जो भाई उसका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको एक हाई करना, अच्छे से देना, उसको सारी सुविधा मिले। ही विल गेट ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी लाइक मतलब कि मेडिकल और ग्रेचुइटी, और सोसाइटी में एक उसका एक अच्छा मतलब स्टेटस, जिसके लिए इन लॉ को लाया गया। क्योंकि डेट टाइम जो वर्कर का थे ना, उनका एक सोशल स्टेटस था और जो उनका सोसाइटी में एक स्टेटस था वो भी बहुत लो था। तो अगर मैं देखूं, एक तो आप मतलब कि यार देखेंगे कि वुमेन के लिए ये मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली मतलब कि मेंशन किया है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, यानी उसको अगर कोई लेबर में आपकी वुमेन है तो चलो उसके लिए एक स्पेशल मतलब कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये आपको इसका पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको अगर पूछ दिया कि कौन सा ऐसा लॉ है जो कि सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए है, तो आप इसके बारे में बोल सकते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976 तो आपके एक्ट हैं जो कि वुमेन से रिलेटेड है। फिर सैलरी से रिलेटेड आपका कौन सा है? तो 3 सा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ये आपके 3 लॉ हो गया। देन सोशल सिक्योरिटी, यानी उसका सोशल स्टेटस। अब आप यहाँ पे मतलब कि देख रहे हो कि लेबर को हमने पहले बांटा कि वुमेन्स, उसके मतलब कि फैमिली का स्टेटस बढ़ाए, फिर उसकी सैलरी बढ़ाए, फिर उसका सोशल कि जो उसको सोशल सिक्योरिटी दे, जिसके लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए। तो मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, देन एम्प्लॉय प्रोविजनल फंड एंड मतलब कि मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट, देन पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये देखिए जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये सब सोशल, क्योंकि वुमेंस को आप जब एम्प्लॉय करें तो वो सोशल से मतलब सिक्योरिटी में ही आएगा। एम्प्लॉय लाइबिलिटी एक्ट एंड मैटरनिटी बेनिफिट ये अमेंड हो गया है, तो अभी इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन मतलब कि मैटरनिटी बेनिफिट जो भी है वो ये भी एक होता है। देन आते हैं अपने लेबर लॉस में। देखिए सोशल सिक्योरिटी और लेबर लॉस में 2 ही अंतर है कि सोशल में आपकी सोसाइटी जो आपका मतलब कि आपका वेजेस मतलब यार बढ़ाना है, आपका एक कि सेविंग रखना है, और जो आपको मतलब कि आपका मतलब कि आपके जाने के बाद या आपका एक क्या बोले एक आपको हर मंथ का एक आपका ग्रह मतलब कि जब आप मतलब यार रिटायर हों तो फिर उसके बाद आपकी एक सिक्योरिटी हो जिसके लिए। लेकिन जो लेबर्स लॉ हैं वो प्रेजेंट के लिए कि अभी आपका क्या काम करना है, लाइक मतलब कि फैक्ट्री एक्ट हो गया, प्लांटेशन लेबर एक्ट हो गया, माइंस एक्ट हो गया, माइंस के लिए स्पेशल एक्ट था, आज भी है, मतलब कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट हो गया, द डॉकेट एंड वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड मतलब कि वेलफेयर एक्ट हो गया। अभी कुछ इनमें से ये लेबर लॉस में 4 को मिला के एक कर दिया गया है, बट ये अभी तक 2021 से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो आपको नया वाला कि लॉस नहीं पढ़ना है, यही पुराने लॉस आपको पढ़ के जाने हैं। देन सोर्स ऑफ क्या है? तो सारा सोर्स से अरे चीज़ का है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट ऑफ मतलब कि लेबर एंड मतलब यार मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आप यहाँ पे जाके इन सब का आपको PDF मिल जाएगा। नाउ इंट्रोडक्शन, कोई भी लॉस के लिए सबसे पहले क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसका कॉन्सेप्ट और उसका ओरिजिन क्या हुआ, कहाँ से, देन उसका एवोल्यूशन एंड लेजिस्लेशन इन इंडिया क्या हुआ, यानी वो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसका कॉन्सेप्ट,
फिर उसका ऑरिजिन, फिर उसका एवोल्यूशन, लेबर के खिलाफ उसका एवोल्यूशन कहाँ हुआ इंडिया में। देन द प्रिंसिपल ऑफ लेबर लॉस इन इंडिया, यानी लेबर लॉ जो है जो तो मतलब कि यार प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी के लिए, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इकोनॉमी के लिए। ये आपका एक आ सकता है कि प्रिंसिपल क्या है लेबर लॉस ऑफ इंडिया के लिए। तो ये 3-4 चीज़ें आप याद रख के जाइएगा कि वन लाइनर क्वेश्चन के लिए आएगा। क्योंकि मैंने देखा इस बार कि मैं पहले सोच रहा था कि सेपरेट बनाऊँ, लेकिन मैं सेपरेट मतलब मैं आपको इसके बाद दूंगा, लेकिन आपको वन लाइनर देना है। तो वन लाइनर में बस आप कि मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ ये लोग मतलब कि पूछेंगे, लेकिन आप मतलब फिर भी ये तो आप करके ही जाइए। और जो मैं इसके बाद जो मैं आपको जो हर मतलब कि कल से मैं पूरा कल भी 2 वीडियो मैं डाल दूँगा, एक सेपरेट जितने जो लॉ हैं जिनका पूरा अच्छे से पढ़ना है मैं उनका डाल दूँगा। कम से कम मेरे हिसाब से 10 वीडियो में और डालूँगा सेपरेट 10 मतलब कि 10 या 8 मतलब यार वीडियो में मैं आपका पूरा उसमें लेकिन डेप्थ पढ़ाऊँगा। इसमें मैंने आपको एक दे दिया है कि आपका एक रिवीजन हो जाए, आपको एक पढ़ने का तरीका मिला है जो कि मैंने इसमें सारे लॉस दिया। देन नाउ द मतलब कि फैक्टर इन्फ्लुएंस लेबर लॉस इन इंडिया, यानी फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस करते हैं लेबर लॉस फॉर इंडिया के लिए। तो अर्ली इंडस्ट्री सोसाइटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी जो पहले सोसाइटी लेबर के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, शोषण कर रहा था, वो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन का जैसे जैसे डेवलप हुआ तो फिर इन लेबर लॉस का इन्फ्लुएंस मतलब यार बढ़ा और मतलब कि फैक्टर बढ़ा। देन द इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी एंड अदर रिवोल्यूशन आइडिया, यानी सोसाइटी में मतलब कि सबकी अवेयरनेस मतलब यार बढ़ी और उनको आइडिया आया रिवोल्यूशन का और इसका हर जगह देख के। इस पर आप महात्मा गांधी को भी मतलब कि आप मतलब यार देखें कि आज़ादी के पहले चाहे महात्मा गांधी और सरदार मतलब यार वल्लभ भाई पटेल हो, वो लेबर और मतलब कि यार वर्कर के साथ ही इस मतलब की शुरुआत की, चाहे चंपारण का आंदोलन हो मतलब कि बारदोली का हो, हर जगह का। देन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO की स्थापना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर उसने वर्ल्ड में जहाँ जहाँ मतलब हर जगह लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया, ट्रेड यूनियन को अवेयर करना स्टार्ट किया कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, आपके क्या क्या राइट्स होने चाहिए, मतलब कि आपके क्या क्या राइट्स होने चाहिए। प्लस ILO डायरेक्ट गवर्नमेंट से बात करने लगी, जो वहाँ के रूलिंग आप गवर्नमेंट कह सकते हैं, रूलर कह सकते हैं, इनसे डायरेक्ट बात करने लगी कि आपके फैक्ट्री में जितने लोगों को काम कर रहे हैं या जो भी मतलब कि वर्कर हैं, आप फिर उसके लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। देन नाउ फैक्टर दैट अफेक्ट लेबर लॉस इन इंडिया, तो लेबर लॉस जो इंडिया में अफेक्ट किया, द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनी रूल, एक तो कॉलोनी रूल, देन द एडॉप्टेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्ट्रगल फॉर द नेशनल इम्पैक्ट, यानी हमारा इंडियन इंडिपेंडेंट का भी जो मैंने आपको क्या बोला, ये भी एक बहुत बड़ा रोल रहा कि इसमें वर्कर लोग का साथ ही सबसे ज़्यादा मतलब कि मेरे को लगता है, क्योंकि जितने भी बड़े मतलब कि नेता हुए, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब लोगों ने कहीं ना कहीं आपके मतलब कि वेस्ट बंगाल में भी जितने भी मतलब कि बड़े नेता हुए, आप उन सबको देखें कि कहीं ना कहीं वो लेबर और मतलब कि वर्कर का सोशल रिफॉर्म का बात करके ही मतलब कि पॉपुलर हुए और आगे मतलब यार जाके उसको इंडिया इंडिपेंडेंस के नाम पे और मतलब कि वर्कर लोग को लेके इंडिपेंडेंस पे लाए। तो यहाँ पे एक मतलब कि फैक्टर इफेक्ट हुआ। देन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रोविज़न रिलेटेड टू लेबर लॉस मतलब यार लाया, जैसे हमारा 7th शेड्यूल में, हमारे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल में भी चीज़ की बात अगर आपसे कोई पूछे, ये मैंने इसीलिए दिया, देखिए ये मैंने कि 7th शेड्यूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43 में अगर कोई पूछे कि हमारा कौन कौन सा प्रोविज़न लेबर लॉस के रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से जगह पे हैं, तो आपको अगर आर्टिकल पूछेगा तो आपको 4 बोलने हैं, 38, 39, 42 और 43। लेकिन शेड्यूल पूछेगा तो 7th शेड्यूल में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, क्योंकि यहाँ स्टेट का भी एक मतलब कि मेंशन किया गया है। हो सके अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब की बुक हो तो आर्टिकल 38, 39, 42, 43 डायरेक्टिव प्रिंसिपल और 7th शेड्यूल को एक बार देख के जरूर जाएंगे आप लोग। वन लाइनर क्वेश्चन के लिए आपका ये सवाल है, ये आप देख सकते हैं। देन हमारे फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये कैसे रिलेटेड है आप समझिए। लाइक आर्टिकल 23, 24 तो आपका चाइल्ड लेबर से डायरेक्ट रिलेटेड हो गया, तो ये तो लेबर लॉस के डायरेक्ट ही आ गया। आर्टिकल 14 कौन सा आपका आर्टिकल 14, 16, 19 और 21
19 आपको फ्रीडम ऑफ देता है कि पूरे इंडिया में आप कहीं जाके किसी से भी कुछ भी कर सकते हैं, आपका स्ट्राइक कर सकते हैं, आप ग्रुप बना सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कल हमने जो पढ़ा था स्ट्राइक रिलेटेड, वहाँ पे ये काम आएगा। आर्टिकल 21 आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप कभी भी कोई भी चीज़ मतलब कि बोल सकते हैं, कहीं भी एक ग्रुप बना सकते हैं। आर्टिकल 16 और 14 में हमारा कौन सा लोग रहेंगे, कौन से लोग पूरे मतलब भारत में रह सकते हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फंडामेंटल राइट्स में आपको ये दिखता है। देन प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बोलेंगे कि सर प्रेम्बल में तो ऐसा कुछ हमको दिखता नहीं है, लेकिन आप प्रेम्बल में मतलब कि देखिए क्या लिखा है। अगर आपको पूरा प्रेम्बल याद हो, हम भारत के लोग, भारत गणतंत्र, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। आप अगर मैं आपको क्या बोलूँ, आपको अगर प्रेम्बल याद हो आप लोगों को तो अच्छी बात मतलब की बात है। अगर आपको प्रेम्बल याद नहीं है, एक मिनट, जैसे प्रेम्बल में आपका एक नॉर्मली दिया हुआ है कि हम भारत के लोग, यानी वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण, वी मेक इंडिया संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जुडिशरी, मतलब यार विचार, अभिव्यक्ति, मतलब यार विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ही आपको फर्स्ट 3 लाइन में ही आपको दिख जाएगा कि हमारे प्रेम्बल में इस चीज़ के बारे में दिया गया है। और फिर उसके बाद तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले, बनता बढ़ाने वाले दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को विक्रम संवत को संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्भर करते हैं। तो ये हमारा प्रेम्बल में है। तो यहाँ पे जो 3rd 4th लाइन में है सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, जुडिशरी, और फिर वहाँ पे इंडिपेंडेंसली फेथ रिलीजन की जो इंडिपेंडेंस देता है, ये आपको 3rd लाइन में ही मिल जाता है। तो यहाँ पे ही आपको देखेंगे कि ये प्रेम्बल में ही हो गया कि आपको सोशल, जहाँ पे आपको सोशल इकोनॉमिकल सेम होने की बात करता है, तो वहाँ पे आपका लेबर लॉस का जो आपका ये है कि हमारा लेबर लॉस का काम करते हैं, क्योंकि लेबर लॉस में क्या है कि दोनों की बीच जो डिफरेंस है उसको कम करना, उनको सेम बराबर करना। इंडिया में कौन कौन से लॉ चलते हैं? लेबर लॉस इन इंडिया, लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो 3 हैं उसके। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड ऑर्डर एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब आपको मैंने कल डिस्प्यूट एक्ट मतलब यार पढ़ा दिया है, आज देखूंगा फिर से एक वो मैंने बहुत अच्छा बना के मतलब लाया है, आप देख सकते हैं। देन लॉ रिलेटेड टू वेजेस इन इंडिया, वेजेस के लिए कौन कौन रिलेटेड है? द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मतलब कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द इक्वल डिग्निटी एक्ट 1976. नाउ द 3rd one, द लॉ रिलेटेड टू वर्क आवर, वर्किंग कंडीशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, द फैक्ट्री एक्ट 1948, द प्लानिटेशन लेबर एक्ट 1951, द माइंस एक्ट 1960 1952, द मोटर ट्रांसपोर्टर वर्क एक्ट 1961, then the law related to social security in India, the Workmen Compensation Act 1923, the Employee State Insurance Act 1948, the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisional Act 1952, the Maternity Benefit Act 1961, the Payment of Gratuity Act 1972, the Under-Organized Worker Society Security Act 2008. Now the law and employment and trading in India, the Employment Exchange एक्ट 1959 एंड एप्लीकेशन एक्ट 1961। ये मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है, ये मैंने आपको इसलिए बोला, ये आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि अगर ये आता है कि लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन कौन कौन से हैं, आपको 6 नाम दे दिए, उनमें से आपको बोलना है कौन कौन से हैं, तो आपके आ सकते हैं, ये आप पढ़ के ही जाइएगा, ये आएंगे, ये कि मेरे हिसाब से तो आने चाहिए। नाउ लेबर लॉ के साथ साथ लेबर कोड होते हैं। तो अब हम सब पे देखें कि चलो ऑब्जेक्टिव ऑफ कोड्स क्या होता है। द कोड ऑन वेजेस 2019 में हुआ। द स्टेट फीचर ऑफ द कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, साइलेंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, द ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्क कंडीशन कोड 2020, द साइलेंट फीचर ऑफ द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग
कंडीशन कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, साइलेंट फीचर ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये मैंने दिया, ये सब नया है, एक बार बस देख के जाइएगा। ये नहीं भी आ सकते हैं क्योंकि ये सब अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। नाउ द लेबर लॉस। लेबर लॉस का इंट्रोडक्शन जो हम आज देख रहे हैं, आज हम लेबर लॉस के पे आ जाते हैं। इसके बाद मेरा पूरा ये डिक्लेरेशन ऑफ फिलिपिडिया आपको पढ़ना, ठीक है, एक बार देख लेंगे। फिलिपिडिया आप लोग पढ़ते नहीं। एवोल्यूशन लेबर इन इंडिया, पोस्ट वर्ल्ड वार मैंने बनाया था, ठीक बहुत। प्रिंसिपल ऑफ लेबर लॉस इन इंडिया, फैक्टर इन्फ्लुएंस लेबर लॉस इन इंडिया, 7 शेड्यूल में था हमारा। हाँ, ये सब मैंने सब बना के लाया है। ओके, बहुत अच्छा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेबर लॉस का इंट्रोडक्शन से। तो लेबर लॉस क्या है? लेबर लॉस आर ऑल्सो नोस एन एम्प्लॉयमेंट लॉस, आर द बॉडी ऑफ लॉस, एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग एंड precedents that address and the legal rights and restriction of the worker people। तो सिंपली सा वे है कि लेबर क्या है, लेबर लॉस क्या है, लेबर लॉस का काम क्या है। लेबर लॉस का काम है आपके राइट्स को, आप जहाँ काम कर रहे हैं आपका भी एक राइट्स हो। आपको अगर किसी को कुछ बोलना हो तो आप क्या बोलिएगा, आप अपने एम्प्लॉय को कैसे बोलिएगा। कोई आपका एक्सप्लॉइट कर रहा है तो आपके पास एक एक्सप्लॉइट को डिफेंड करने का एक आपके पास पावर मिले, आपको एक हिम्मत मिले, ये कौन देता है? ये आपको लेबर लॉस देते हैं। यही लेबर लॉस का मेन खासियत है। तो जो लेबर लॉस है, दिस लेबर लॉ आर जनरली एड्रेस लाइक ये मतलब कि वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी जो भी है आपका, हर चीज़ का मतलब कि बारगेनिंग, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ये मैंने आपको कल भी मतलब कराया था। वर्किंग आवर, अनफेयर ट्रीटमेंट, द मिनिमम मतलब ईयर वेजेस, ले ऑफ प्रोसीडर, 7th पे और एक्सेट्रा। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा है वो 44 लेबर लॉस के रिलेटेड स्टेटस है और उसी के रिलेटेड हमारा लेबर लॉस और लेबर कोड्स काम करते हैं। और हमारा जो इंडिया का लेबर लॉ है वो लेबर को सिर्फ डायरेक्ट उसके ट्रेड यूनियन के थ्रू नहीं, इंडिपेंडेंटली भी सबको बोलता है कि अगर आप ट्रेड यूनियन से नहीं भी जुड़े हुए हैं तो आप डायरेक्ट भी आके अपना, क्योंकि बहुत जगह है आप मतलब कि जाएंगे कि वहाँ जैसे यूएस में कि आपको एक ट्रेड यूनियन से जुड़ना है फिर आपका मतलब कि बात सुना जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप अगर सेपरेट है, आप अगर फिर भी लेबर लॉस आपके साथ कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, आपका यहाँ पे लेबर मतलब कि कमिश्नर, रीजनल लेबर मतलब यार कमिश्नर, चीफ मतलब कि लेबर कमिश्नर के पास आप डायरेक्ट चिट्ठी लिख के आप जा सकते हैं और अपनी कंप्लेन लिखा के अपना सारा चीज़ वो आके जांच करेंगे सिंगल आदमी पे। ट्रेड यूनियन अगर जाता है तो जाता है, वरना सिंगल आदमी भी जाता है। फिलिपिडिया ये आप देख लीजिएगा, इसको प्रॉपरली ये आप लोग एक बार रीड करके चल जाइएगा। मैं यहाँ पे आप लोग इसको पॉज करके एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देन एवोल्यूशन ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। लेबर लेजिस्लेशन या लेबर लॉ, द हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉस इज इंडिया डेट बैक मोर देन 125 ईयर, यानी 125 ईयर से भी मतलब कि पुराना है। बिगनिंग विद द अप्रोच एक्ट ऑफ 1850 विच allowed or affected children to find work when they reach the age of 18. Several labor law covering all aspect of industrial employment have been enhanced। यानी हमारा जो हिस्ट्री है वो मतलब लेबर लॉस का ये 1850 से स्टार्ट हो जाता है कि 1850 मतलब कि 1 में हमारा जो कॉटन मिल और जूट मिल जो मतलब कि बंगाल में थे, उनके थ्रू मतलब कि यार वहाँ पे जाके हमारा मतलब कि हमें लगा कि हमारा एक एक्ट होना चाहिए, तब जाके हमारा मतलब कि मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंडिया में वुमेन चिल्ड्रन के लिए लॉन्ग आवर ड्यूरेशन का और चिल्ड्रन का एक एज का वो रखा गया कि इनका एज कम हो, मतलब इतने एज के लड़के ही वरना आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1850 तक तो कोई भी कितने भी छोटे छोटे बच्चे को आप इंडस्ट्री में काम करा सकते थे और कितने घंटे, वुमेन को कितने घंटे। लेकिन 1850 के बाद इस चीज़ के वर्क होना स्टार्ट हुआ और फिर 1881 में मतलब कि फैक्ट्री एक्ट आया प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और चिल्ड्रन का। फिर 1890 में आया मतलब कि 1890 मतलब कि 1 में आया। फिर 1907 में ILO की जब मतलब की स्थापना हुई, जब ILO इस्टेब्लिश हुआ उसके बाद से मतलब कि 1917 में, उसके बाद से तो और मतलब भयंकर तरीके से सब चीज़ और मतलब आपका इस चीज़ के बारे में, लेबर लॉस के बारे में लोगों को और अवेयर किया गया। और इसके लिए थ्रू ILO
गवर्नमेंट पे या वहाँ के मतलब रूलर पे, यूएन के थ्रू डेट टाइम, मतलब कि नेशनल यूएन था नहीं, मतलब यूएन नेशनल के थ्रू, लीग नेशन के थ्रू डेट टाइम था, सबके थ्रू सब लोगों पे प्रेशर बनाया गया कि आपको ये चीज़ फॉलो करना है, ये नॉर्म्स फॉलो करना है, और लेबर के प्रति लेबर लॉस का इवोल्यूशन हुआ। अब 1875 में एक कमेटी था जो कंडीशन फॉर द ऑल फैक्ट्री, जो मैंने आपको मतलब यार बताया। देन द एक्ट इज एप्लीकेबल इन फैक्ट्री यूजिंग मतलब कि मैकेनिकल पावर। इतना आपको पढ़ना नहीं, एक बार बस मतलब कि मोटा मोटी देख लीजिएगा। ये जैसे एक चीज़ है, द एक्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द फैक्टर यूजिंग, ये 2 नंबर पॉइंट में, फैक्टर यूजिंग मैकेनिकल पावर एम्प्लॉय नॉट लेस देन 100 वर्कर, 100 वर्कर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब यह चाहिए। देखिए, प्रोहिबिटेड ऑफ चाइल्ड का 7 साल के नीचे के बच्चे को काम करने के लिए रोका है। आप समझ सकते हैं 7 ईयर के छोटे, यानी 7 ईयर के छोटे बच्चे भी पहले काम करते थे। देन चिल्ड्रेन मतलब कि बिटवीन 7 to 12 वर्क टू मैक्सिमम 9 आवर, और वो भी 7 से 12 साल के मतलब कि बच्चों का वर्किंग आवर 9 आवर किया गया। डेंजरस मशीन में आपको मतलब कि फेंसिंग करने का प्रोविज़न लाया गया। एक्ट हैज़ 1 आवर, इसमें 1 घंटा रेस्ट का दिया गया। 4 दिन काम, मतलब कि मंथ में 4 दिन लीव का भी एक ये दिया गया। द पोस्ट वर्ल्ड वार 1 लेबर रिफॉर्म बार मतलब यार डिस्कस, जो मैंने आपको वही बोला कि ट्रेड यूनियन एक्ट मतलब कि 19 क्योंकि आईएलओ की स्थापना हो चुकी थी, लीग नेशन सब जगह अपना प्रेशर डाल रहा था, तो सब फिर ट्रेड यूनियन एक्ट 1923, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1929, क्योंकि लीग यूनियन का एक बहुत मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर था ब्रिटेन, और हमारे यहाँ ब्रिटेन ही रूल कर रहा था, उनको ये एक्ट लाना ही था सब जगह दिखाने के लिए, तो उन्होंने ये फिर एक्ट लाया। फिर लेबर लेजिस्लेशन 1932, 1930 मतलब या 37 आया, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 आया, ट्रेड डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट 1938 आया। एक बार हिस्ट्री ये आप देख लिया कौन कौन सा एक्ट है, ये आप जरूर एक बार जो मैंने आपको बोला कि 1850 के बाद से हमारा स्टार्ट हुआ, आप देखेंगे। फिर वो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसका पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जरूर पढ़ के आएगा कि फर्स्ट रिफॉर्म में हमारा ये था, कितना एज, ये पूछ सकता है कि चाइल्ड का कितना एज था, वर्किंग था। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ लेबर लॉस इन इंडिया, तो प्रिंसिपल जो मैंने आपको पहले ही मतलब कि बता दिया कि जिसका मेन प्रिंसिपल है सोशल जस्टिस। सोशल में मतलब कि एक सोसाइटी में अगर चलो उसके साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं, तो जो उसको एक जस्टिस मिले और उसको इक्वलिटी, देन सोशल इक्वलिटी, एक सोसाइटी में वो इक्वल मतलब कि जितने मतलब कि एक उसका क्या बोले अरे जो उसको इन्हांस किया जाए, जो उसके वो जो उसके रेपुटेशन के, उसका रेपुटेशन को या मतलब यार सोसाइटी में जो उसका स्टेटस को। देन द सोशल मतलब कि वेलफेयर का जो भी सोशल वेलफेयर है वो होना चाहिए, लाइक उसका मतलब कि मेडिकल मतलब यार फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, लीफ फैसिलिटी, ये होना चाहिए। देन सोशल सिक्योरिटी भी वही आपका हो गया, मतलब कि आपका हेल्थ का, और आपका हेल्थ का, उसके फैमिली के हेल्थ का, उसके फैमिली के लिए आप मतलब कि मेडिकल मतलब यार बेनिफिट क्या दे रहे हैं, अगर वो रिटायर करेगा तो मतलब कि जो उसके साथ क्या चीज़ आप मतलब कि आप उसका सोशल सिक्योरिटी कर रहे हैं। अगर जो उसके साथ कोई ना जाने दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तब आप सोशल सिक्योरिटी में जो उसके साथ क्या कर रहे हैं। फिर मतलब कि नेशनल इकोनॉमी इंटरनेशनल यूनिफॉर्मली ये सब चलता है। मतलब कि अरे यार फैक्टर आईएलओ का जब स्थापना हुई 1990, ये मैंने आपको बोला कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और कॉलोनी रूल का भी, तब हमारे यहाँ पास 3 एक्ट आए 1923, 1926 और 1936 आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल रूल का, जो मैंने आपको बोला कि ब्रिटेन का जब वो आईएलओ, क्योंकि डेट टाइम लीग नहीं में तैयार नहीं, मतलब कि लीग नेशन का फाउंडर मेंबर था ब्रिटेन, तो चलो उसको तो ये सब लाना ही था, तो वो इंडिया में ये एक्ट लाया। लेबर लॉस एडॉप्टेशन जो हुआ हमारा आफ्टर द फ्रीगल मतलब कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, स्ट्रगल ऑफ द मतलब कि नेशनल इम्पैनमेंट के बाद, जो यानी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जो हमारा हुआ, उन सबको 1926 रॉयल कमीशन लेबर ये सबको हमारे साथ रखा गया। देन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग रिलेटेड टू लेबर लॉस इंडिया, जो भी लेबर लॉस के ज़्यादातर थे वो उन्हीं को रिपीट किया गया ज़्यादा, क्योंकि डेट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं किया गया, क्योंकि लेबर लॉस ब्रिटेन के ठीक ठाक थे, तो उन्हीं को। और एक बात कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन इंडिया आया था 1945 में, तो उसने जब बना के दिया था, तो जो उसने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ को रखा था
कि ये वाला चीज़ को हम चेंज नहीं करेंगे, और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी मतलब कि अरे वही हुआ, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ही पता होगा कि 60 to 70% टोटल कॉपी था हमारा क्रिप्स मिशन, मतलब कि 60 क्या 90% हमारा टोटल जो क्रिप्स मिशन बना के गए थे 1945 में, 1945 में, चलो उसी का टोटल कॉपी था। तो लोगों ने तब भी इसको ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, अभी जाके लेबर का आपको पता होगा 2019 में जाके अब जाके चेंज हुआ है। बाकी मतलब कि बीच में थोड़े थोड़े अमेंडमेंट हुए, लेकिन अब पूरा मतलब कि जितने भी लॉज थे सबको मर्ज करके हमारे कितने 41 या 43 टोटल इंडिया में लॉस थे, जिनको करके मर्ज करके अब 4 में कर दिया गया है, जो अभी तक इम्प्लीमेंट 2019 में पास हो चुका है, राष्ट्रपति शासन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब हम जैसे मैंने आपको मतलब कि अरे बताया था कि कहाँ कहाँ पे है, तो 7 शेड्यूल में वो मैंने पहले आपको पढ़ने के लिए बताया था, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ला के दे दिया है। वो मेरे को ध्यान नहीं था क्योंकि मैं रात भर आप ही लोग का ये बना रहा था। तो ये मैंने दे दिया है कि आर्टिकल 38 39 में क्या क्या है, कहाँ, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। लेकिन हाँ, ये जो मैंने बोला कि कहाँ कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका दिया हुआ है, ये आप देखिएगा 7 शेड्यूल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 38 39 41 42 एंड 43 में, आर्टिकल मतलब 14 में, आर्टिकल 16 में स्टेट डिस्क्रिमिनेशन का जो है कि आपको स्टेट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 19 मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 भी आपको दिया था बता इमेज ऑफ लाइफ कंडीशन, 23 24 आपको मतलब कि बता ही दिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर ये वाले सबको प्रोहिबिटेड करता है। देन नाउ द लॉ रिलेटेड टू जो भी लॉ है, जो ये तो मैंने आपको पहले बताया, अब इसके बारे में एक बार ब्रीफली पढ़ लेते हैं। जैसे लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडियन डिस्प्यूट एक्ट पढ़िए। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ये आप याद रखिएगा, इसलिए मैंने अलग अलग स्लाइड बनाया है, आप लोग ये अच्छे से देख के जाइएगा। कुछ नहीं तो जाने के पहले एक बार ये पूरा ये वीडियो लॉ रिलेटेड में आपको सारा, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर लॉ रिलेटेड 20 क्वेश्चन आएंगे तो 15 आपको सिर्फ इस वीडियो से देख के जाइएगा, आपको मतलब बन जाएगा। नाउ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 is the one of the earliest laws in the nation. In the Trade Union Act 1926, the early passage of the Trade Union Act as well as the constitutional provision guaranteed freedom of association have added trade union in legitimating their existence and operation, and the main function of trade union is to enable worker to take collective action when negotiate with the employee. People are in weak bargaining position because strike are the last resort of trade union and should only be used when all other option have failed। ये ट्रेड यूनियन एक्ट हमारा सबसे पुराना एक्ट है एक तो, प्लस ये क्या देता है, एक वर्कर को एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे एक वर्कर एक काम कर रहा है, बट आपका ट्रेड यूनियन के थ्रू आप सारे वर्कर जुड़ के आपको एक पूरे वर्कर को एक प्लेटफॉर्म देता है। एक प्लेटफॉर्म यानी एक आदमी जाके बात करेगा तो उतना नहीं होगा, लेकिन सब लोग जाके बात करेंगे तो एक कलेक्टिव आपका बार्गेनिंग का आपके स्ट्रेंथ आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, आपका मतलब कि कलेक्टिव आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग ज़्यादा अच्छा होगा, आप ज़्यादा अच्छे से नेगोशिएट कर पाएंगे एम्प्लॉयर से। और एक मतलब कि बड़ा चीज़ है कि लॉ आपको क्या देता है, ये एक्ट आपको क्या दे रहा है, एक सुरक्षा दे रहा है, आपको एक पावर दे रहा है, एक पावर दे रहा है कि आप एम्प्लॉयर से आप एक छोटे लोग हो कभी वो मतलब या बड़े एम्प्लॉयर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं। ये एक्ट का ये चीज़ है। देन द सेकंड द एक्ट इंक्लूड डिटेल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन प्रेजेंट एंड रजिस्ट्रेशन, यानी इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आपको यूनियन कैसे बनाना है, तो कैसे मतलब कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, उसकी क्या क्या इम्यूनिटी है, आपके लीडर कौन होंगे और लीडर को रजिस्टर कैसे करना है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा बात है कि आप ट्रेड यूनियन में अगर आप ट्रेड यूनियन के आप पार्ट हैं तो आप पे कोई सिविल और क्रिमिनल चार्जेस एम्प्लॉयर द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। ये क्योंकि एक्ट में तभी तो लोग ज़्यादा मतलब जुड़ेंगे, वरना वो आप पे कोई मतलब कि क्रिमिनल केसेस या सिविल केसेस आप पे डाल देता है।
तो ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आप तो मतलब कि लेबर लोग हैं वो तो या छोटा लोग है। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्ट में जो लोग रहेंगे उनको ये चीज़ सिविल और क्रिमिनल लॉस में आप नहीं कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉस, इसका आपको एक्टिविटी में आपको, हाँ लेकिन वो अगर एक्टिविटी में रहेगा वो साबित होगा तब तो आपको होगा। बट हाँ, एम्प्लॉयर के द्वारा डायरेक्ट जो कोई उसको आपके ट्रेड यूनियन को कम मतलब कि ट्रेड यूनियन को वीक करने के लिए मतलब कि सिविल और क्रिमिनल आप पे, क्रिमिनल लॉस आप पे लागू नहीं होंगे। देन द एक्ट अप्लाई टू द बोथ एम्प्लॉयर एसोसिएशन एंड लेबर एसोसिएशन, इस पे दोनों पे होगा, लेबर एसोसिएशन पे भी और एम्प्लॉयर एसोसिएशन पे भी। नाउ द इंडियन एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड एक्ट 1946, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड एक्ट 1946 was passed with the aim of the regulating the condition of the recruitment, termination, disciplinary action, holiday and other benefit for the worker in industrial undertaking। ये जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है ये आपको कैसे रिक्रूटमेंट करना है, आपको कैसे टर्मिनेशन करना है, आपको कैसे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, आप उसमें कितने हॉलीडे आपको देने हैं और बाकी बेनिफिट जो वर्कर का है, जिसके रिलेटेड ये एक्ट मतलब कि बताता है कि कैसे आपको कोई भी मतलब कि फैक्ट्री में आप मतलब कोई भी एम्प्लॉयर हर किसी को कैसे लेना, नहीं तो आपका एक रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया होगा, आपका टर्मिनेशन का एक क्राइटेरिया होगा, आप डिसिप्लिनरी एक्शन क्या लेते हैं जो उसका एक क्राइटेरिया होगा, आपको कितने दिन हॉलीडे देने हैं जिसका आपका एक क्राइटेरिया होगा, और जो भी बेनिफिट अलग हैं वो आपको, मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, मैं इस सब का डिटेल वीडियो में अलग से लाऊँगा हर एक्ट का। Now, the act require employee in the industrial establishment to clearly define and adequately describe the working condition for their employee। यहाँ पर standard order which specify the condition of the requirement, termination, disciplinary action, holiday leave and other things assist in reducing conflict between management and worker in industrial enterprise। It appeal to any industry established with 100 or more employee। तो एक तो इसमें आप जान लीजिए कि इसमें इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट एक्ट में जहाँ 100 से ज़्यादा वर्कर काम करेंगे, मिनिमम 100 से ज़्यादा वर्कर, वहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। इसका कि आपको हॉलीडे जो मैंने मतलब ये देखा, यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन में आपको रिक्वायरमेंट करना है, टर्मिनेशन करना है, डिसिप्लिनरी एक्शन, हॉलीडे लीव, ये सब आपको ये मतलब ये मैनेजमेंट और वर्किंग और इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज, ये तीन लोग का मैंने बोला, एक तो मैनेजमेंट, वर्कर और गवर्नमेंट का जो रूल, ये तीनों यहाँ पे अफेक्ट वो सब चेक करेगा और देखेगा, ये तीनों चीज़ यहाँ पे चला अफेक्ट होंगे इसके कारण। नाउ द इंडियन डिस्प्यूट एक्ट 1947, मैंने आपको कल इसके बारे में शायद मैं डिटेल पूरा वीडियो दे दिया है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को आप एक बार ये पढ़ लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे दिया है। देन आगे बढ़ते हैं। अब लॉ रिलेटेड टू द वेजेस, जो वेजेस रिलेटेड जो हमारे हैं, जो भी हमारा एक्ट है उसके बारे में ये चीज़ अगर आपसे पूछा, देखिए जो मैंने आपको इसके पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड लॉ पढ़ा है, अब लेबर रिलेटेड लॉस ये आपको वन लाइनर में आ सकते हैं, वो मैंने बोला ये ज़रूर पढ़ के रखिएगा। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और द इक्वल रेम्यूनिटेशन एक्ट 1976। ये तो शायद आपके सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन ये आप पढ़ लीजिए, शायद है भी, देख लेते हैं। द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 क्या है? ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू कॉमन एम्प्लॉयर malpractice were late payment of the wages and unauthorized deduction from the wages. The Payment of Wages Act 1936 was passed in the response to recommendation made by the Royal Commission on Labour in 1931 to end such malpractices. The main objective of this act is to address all the malpractices by defining the timing and the procedure for the wages payment and ensuring that the worker are paid to the time and without any unauthorized deduction. The act gives the government the authority to raise the ceiling in the future by notification in order to increase its reach and enable more efficient enforcement. यानी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 पहले क्यों आया? तो इसका कारण ये था कि बहुत इंडस्ट्री को देखा गया कि वो पेमेंट बहुत लेट कर रहे थे, पेमेंट कर भी रहे थे तो उसमें अनऑथराइज वे से कुछ पैसा काट ले रहे थे। तो इसके लिए रॉयल कमीशन ने एक लेबर लॉस मतलब कि ये बनाया कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कि आपको कैसे पेमेंट देना है, कितने टाइम में देना है, क्या डिडक्शन करने हैं, क्या डिडक्शन नहीं करने हैं, ये सारा इससे हुआ। और ये देखिए ये पेमेंट वेज एक्ट 1936 आज भी चल रहा है, मतलब उस डेट टाइम उन्होंने इतने अच्छे से बनाया था
ये सारा कुछ सोच के बनाया था कि कैसे वर्कर को कितने टाइम पे पैसा मिलेगा, कितना उसका वेजेस का मतलब कि कटेगा, जो आपको डिडक्शन मतलब कि करना है उसका, आप उसको लेट पेमेंट नहीं मतलब कि कर सकते हैं। फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको देना होगा अगर कुछ आपको मतलब कि कुछ आपको डिडक्शन करना है किसी चीज़ का तब। देन द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये मैं बोलता हूँ ये अभी तक का सबसे बेस्ट एक्ट मुझे अभी लगा। मैं अभी तक मेरे को मैं 2017 से PMIR मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन का ये टोटल मैंने किया है, जो मैंने इसमें कि मैंने खुद PPG किया है उसमें। तो मतलब कि मुझे लगता है और ये अभी तक का भारत का जो आज तक चेंज नहीं हुआ कि ये है मिनिमम वेजेस एक्ट। यानी एक वर्कर को कितना मिलना चाहिए, मिनिमम कितना, जिससे वो क्या अपनी फुलफिल नीड कर सके। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब मैं यहाँ पे शायद ये बनाना भूल गया कि मिनिमम नीड उसका इतना मिनिमम वेज मिलना सके, उसका एक मिनिमम नीड फूड क्लोथ और शेल्टर का वो कम से कम उसको मतलब कि मिल सके। यही मिनिमम वेज एक्ट 1948 ये सेफगार्ड करता है इन सर्टेन मतलब ये। अब इसके बाद मतलब कि जो मैं बोला कि इसके बारे में ये आर्टिकल 43 में जो इसके बारे में दिया हुआ है, ये मतलब मैं क्या कहूँ, एक टाइम रेट देता है, एक गारंटी देता है वर्कर को कि चल उसको इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। अगर उसको नहीं मिलता है तो लेबर कोर्ट में या कहीं भी जाके इस बारे में अगर वो कंप्लेन करता है तो उसको मतलब कि मतलब ये रिस्पेक्टिव उसको मतलब क्या बोलें, उसको एक न्याय दिया जाएगा, जुडिस मतलब कि अरेचर के साथ जस्टिस होगा और उसको सिर्फ कंपनसेशन के साथ साथ उसको वो पेमेंट दिलाया जाएगा। Now the Payment of Bonus Act 1965. The Payment of Bonus Act 1965 doesn't define the word bonus. The define of a bonus according to the direction is something give an addition to what is ordinarily received by or strike due to the recipient. Bonus payment are made to close the pay gap between the actual wages and the idea of the living wages. Every factor as defined by the Factory Act 1948 as well as any other establishment employed 20 or more people or any day during an accounting year is covered by the Payment of Bonus Act of 1965. तो ये आप देख ही रहे हैं कि 1948 मतलब कि फैक्ट्री एक्ट में मतलब कि बोनस का ये जिक्र किया गया था। ये बोनस का है, एन एम्प्लॉय वर्क हिस और हर एम्प्लॉय फॉर एटलीस्ट 30 वर्किंग डे फॉर अ गिवन अकाउंटिंग ईयर दैट एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर द बोनस फ्रॉम द एम्प्लॉयर। यानी जो वर्कर 30 दिन से एक अकाउंटिंग ईयर में 30 दिन काम करता है एटलीस्ट मतलब ईयर मिनिमम, उसको बोनस मतलब कि मिलना ही चाहिए। ये बोनस मस्ट बी एटलीस्ट 8.33 ऑफ एन एम्प्लॉय ईयरली सैलरी ऑफ वेजेस। ये याद रखिएगा 8.33% उसका ईयरली वेजेस का और 100 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर। ये डेट टाइम का था लेकिन अभी 8.33 है, 100 रुपीज़ वाला हट गया है। आपको 8.33 याद रखना है, ठीक है, क्योंकि डेट टाइम 100 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होता था, अब तो 8.33 है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ये आपसे पूछ सकता है कि बोनस एक्ट में कितना बोनस उसको देना है, ठीक है। टू इन्फॉर्म द एक्ट इंस्पेक्शन वर्कर ऑफ द अपॉर्चन गवर्नमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द एक्ट बोथ इम्प्रेसमेंट एंड फाइन आर प्रोविडेड। अगर आप इसको नहीं देते हैं तो आपको फ़ाइन भी देना होगा और आपको जेल भी हो सकती है। A dispute over the payment of bonus is considered an industrial dispute under the Industrial Dispute Act 1947। यानी बोनस का जो कॉन्फ्लिक्ट है या बोनस का जो डिस्प्यूट है वो कहाँ जाएगा, तो इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर। ये भी एक सवाल क्वेश्चन बन सकता है। नाउ the last one, the Equal Recognition Act 1976. In the International Year of the Women 1975, India passed the Equal Recognition Ordinance to implement Article 39 of the Constitution, which require equal pay for men and women. The Equal Recognition Act 1976 eventually replaced the ordinance. The act prohibited discrimination against women employed during a requirement of the same of similar work or in any condition of the several after requirement. It is also mandated that men and women employees receive equal pay for the same or similar work without expectation. The act applies to all public and the private establishment and employment including domestic work. ये
1975 में हमारे यहाँ इमरजेंसी लगा। एट टाइम हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जब ये जानी कि हमारा यहाँ वुमेन को अलग सैलरी, मेन को अलग सैलरी दिया जाता है, तब जाकर उन्होंने इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया, इस एक्ट को पार्लियामेंट में लाके, डेट टाइम तो इमरजेंसी लगा हुआ था, उन्होंने पास कराया 1976 में। और मैं अभी बोलूँगा इमरजेंसी का, मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन जो मैंने अपने कोर्ट में पढ़ा कि ये सबसे बेस्ट चीज़ था जो इंदिरा गांधी ने किया, कि हमारे यहाँ वुमेन और मेन का सारा चीज़ इक्वल, यानी जो पे मेन को मिलेगा वो मतलब कि वुमेन को भी मतलब कि मिलेगा, प्लस वुमेन के लिए और क्या क्या मतलब कि बेनिफिट होंगे, मतलब कि मैटरनिटी बेनिफिट, ये बेनिफिट सब इसमें इंक्लूड करके दिया गया। और यही चीज़ था ये हमारा सिमिलर वर्क। मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग था। शायद इंदिरा गांधी खुद वुमेन थी तो वो इस चीज़ को समझी और हमारे यहाँ मेन और वुमेन को गैप को भरा गया इस एक्ट के बाद। लेकिन आप जानिएगा ये फैक्ट्री में बड़े मतलब ब्लू कलर जॉब में, नॉट एन मतलब कि वाइट कलर जॉब। नाउ द लॉ रिलेटेड टू आवर वर्किंग कंडीशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। नाउ द लॉ रिलेटेड टू आवर कंडीशन। अब इसमें हमारा सबसे पहला है द फैक्ट्री एक्ट, देन द प्लांटेशन एक्ट, देन द माइंस एक्ट, देन द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट। शायद मोटर ट्रांसपोर्टर वर्कर एक्ट आपको उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने दे दिया, अगर आ जाए क्वेश्चन तो देख लेंगे। नाउ द फैक्ट्री एक्ट 1948। द फैक्ट्री एक्ट 1948 was another law enacted to promote social change that provide all the act state independent labor regulation for the beneficiary and the welfare of the work, and the act proposed to regulate labor। यानी मैं एक चीज़ बोलूँगा, इतना जो आपको पढ़ना पड़ेगा। फैक्ट्री एक्ट फर्स्ट ऐसा एक्ट था जो, जैसे पहले 18 में जो आया, 1851-52 में, वहाँ पे गर्ल्स मतलब कि वुमेन और चाइल्ड का था, इतनी देर काम नहीं। ये फर्स्ट एक्ट आया जो पूरे वर्कर के लिए आया कि उनको कितना ड्यूरेशन में काम करना है, कितनी उनको छुट्टी मिलेगी। यानी ये मैसिव चेंज था डेट टाइम। इसके लिए आपको नहीं पता, 1948 में जवाहरलाल नेहरू को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। बड़े बड़े मतलब कि वर्कर जितने भी थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से, उनको क्या नहीं, राजाओं से, क्योंकि डेट टाइम फैक्ट्रियाँ उन्हीं की हो होती थी। तो वर्किंग हम आवर वो कुछ था नहीं। लेकिन इसके बाद एक मतलब ड्रास्टिक चेंज आया कि आपको 8 घंटा या 10 घंटा ही काम करना है, 2 घंटा आराम देना है, आपका जितना ज़्यादा मतलब कि वर्क है वहाँ पे स्किल लेवल रखना है, उसको सेफ्टी इक्विपमेंट देना है, ड्रिंकिंग वाटर देना है, ये सब कुछ इसमें आया। इसके पहले कुछ नहीं था, यानी ड्रास्टिक चेंज आया। और मैं बोलूँगा कि फैक्ट्री एक्ट बहुत कुछ काम किया, क्योंकि आप देखेंगे मतलब कि वर्कर का हेल्थ पहले नहीं देखा जाता था। मतलब कि चूड़ी कारखाना हो गया या क्लोथ में छोटे छोटे चल गया, कोई कुछ नहीं, ना ही उसका सोशल जस्टिस, ना मेडिकल, कुछ नहीं था। इसके बाद उसका मेडिकल का ख्याल रखा गया, उसके हेल्थ का ख्याल रखा गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन का, उसका ड्रिंकिंग वाटर का, वहाँ पे मतलब कि वर्किंग इन्वायरमेंट का, उसका सोशल आगे क्या होगा अगर उसके साथ कुछ एक्सीडेंट होता है तब क्या होगा, ये सारा चीज़ इस एक्ट में है, मतलब कि फैक्ट्री एक्ट में। मैं इसलिए कोई ये नहीं बना। फैक्ट्री एक्ट क्या था, मतलब कि मैं बोलूँ एक शील्ड ऑफ द वर्कर। आज भी मतलब कि मैं ये वर्ड मतलब कि यूज़ करूँगा कि फैक्ट्री एक्ट इज़ नॉट अ एक्ट, इज़ एक्ट लाइक ए शील्ड ऑफ वर्कर। एक वर्कर को शील्ड दिया इंडस्ट्री मतलब कि मैनेजमेंट से और इनसे, कि जो मैनेजमेंट उन पर भयंकर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि कुछ लॉ था नहीं कि आप कितने घंटे काम करेंगे, आपको कोई है, आपको हैजार्डस वर्क कर मतलब कि कर रहे हैं तो आपको आराम देना चाहिए कि नहीं। लोग काम करते थे, डेथ कर जाते थे, किन्हीं का हाथ कट गया, किन्हीं का पैर कट गया, डेट टाइम बहुत, लेकिन कोई एक्ट नहीं था। इस एक्ट के आने के बाद जो शील्ड मिला आज तक है सबके लिए। और मैं कहूँगा इसके आने के बाद ही लोगों में और अवेयरनेस हुआ, लोग जाने कि जब ये हो सकता है तो और कुछ भी हो सकता है। आप इसके बारे में और देख लेंगे। द एक्ट एम टू प्रोटेक्ट द मतलब कि वर्कर एम्प्लॉय इन मतलब कि फैक्ट्री का ही और इंडस्ट्री में हैजार्डस वर्क के लिए, एंड टू प्रोवाइड द विद द सेफ एंड हेल्दी लिविंग एंड द वर्किंग कंडीशन। जो मैंने बोला कि वर्किंग कंडीशन भी नहीं था, क्या उनके कहाँ बाथरूम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कुछ भी। लेकिन आपको फैक्ट्री में ये सब कुछ है कि कहाँ उनके लिए मतलब कि बाथरूम होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर का होना चाहिए, फ़ैन होना चाहिए, हवा कूलिंग, मतलब एवरीथिंग। इसके पहले कुछ नहीं था। नाउ द प्लांटेरी लेबर एक्ट 1950, आप देख रहे होंगे सीक्वेंस में जाइए, 1948 में आया, फिर 1951 में द वर्किंग कंडीशन ऑफ प्लांटेरी लेबर एक्ट आर गवर्न बाय द
प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, इट अप्लाइड टू द प्लांटेशन ग्रोइंग लाइक चिकोस, रबर, टी एंड कॉफ, मतलब टी एंड यार कॉफ़ी। ये आपके वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग साइड में आप जानते होंगे कि जो टी फैक्ट्री के जितने भी मतलब कि मालिक हैं है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सब चीज़ का जो इसके लिए एक्ट आया 1950, क्योंकि मतलब कि फैक्ट्री एक्ट में तो वो आते नहीं थे, वो तो मतलब कि बोल रहे थे टी बनाने की फैक्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ मैं प्लांटेशन की बात। वहाँ भी लेबर मतलब कि आज भी, मैं तो इधर ही रहता हूँ दार्जिलिंग साइड में, तो आज भी आपको जान के हैरानी होगी कि टी जो चाय पत्ती उखाड़ते हैं जो लोग, मतलब कि टी क्या मतलब पिक करते हैं, उनका आज भी मंथली सैलरी 6 से 8 हज़ार है, ओनली 6 to 8,000। और जिनमें उनका काम होता है सुबह से चाय पत्ती को पूरा मतलब कि निकालना और फैक्ट्री तक ले जाना, निकालना और ले जाना, विथ पूरा बागान की रख रखाई, साफ़ सफाई, सब काम उन्हीं का रहता है। तो इसको देखते हुए 1951 में, क्योंकि अंग्रेज़ लोग ने बहुत इधर चला आसाम, दार्जिलिंग में यहाँ टी एस्टेट का एक टाइम तो अंग्रेजों का टाइमिंग भी अलग लगता, तो इसके लिए ये प्लांटेशन लेबर एक्ट लाया गया, जिसमें आपको फिर उनका मतलब कि वेलफेयर, हेल्थ रिलेटेड इशू, आजकल तो मैं देखता हूँ कि एक वहाँ डॉक्टर आपको रखना है, एक मैनेजर रखना है उन लोगों के लिए। कुछ दिन पहले तक तो जो उनका मतलब कि बिजली बिल या इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिल भी वहाँ का मतलब कि मैनेजर ही सब डील करता था। आजकल ये मतलब कि लास्ट 3-4 ईयर से, मतलब कि कोरोना के पहले से छोड़ दिया, वरना 2018 तक लोग मतलब कि करते थे। फिर उसके लिए कहाँ उसको रहना है, फिर स्कूल, ये सब बना, ये मतलब यार स्कूल, प्लानिटोरियम, ये सब इस एक्ट आने के बाद ये, यानी आप मतलब कि समझ सकते हैं कि आप उस लेबर से पूरा चाय बना रहे हैं, चाय बागान का सारा काम करा रहे हैं। उतने बड़े बड़े मतलब आप आइएगा कभी इधर मतलब कि दार्जिलिंग वाली साइड में, मतलब कि गुडविक का ये सब इतना बड़ा बड़ा चाय बागान है, इतने बड़े बड़े चाय बागान में आप काम करा रहे हैं। एक वर्कर मतलब आप मतलब कि वर्कर को 6-8 हज़ार रुपया देना, कुछ कोई फैसिलिटी नहीं। अब जाके गवर्नमेंट का, अब तो यहाँ बहुत सारे NGO हो गए, मतलब कि मासूम करके बहुत सारे मतलब कि NGO आ गए, तो अब उनको हॉस्पिटल देना है, एक स्कूल देना है, और ये देते हैं। अब जो मैंने देखा है कि देते हैं। नाउ द माइंस एक्ट 1952, पहला फैक्ट्री हुआ, देन प्लांटेशन हुआ, अब आते हैं माइंस को। आप अपने मतलब कि वेस्ट बंगाल से ही आप कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक्ट आपका फैक्ट्री एक्ट आपके कॉटन और जूट मिल जो थे डेट टाइम, जिसके लिए प्लांटेशन एक्ट आपका टी के लिए। नाउ द माइंस एक्ट जो आपका रानीगंज, झरिया, आसनसोल, दुर्गापुर में जो माइंस हैं, कोल माइंस, स्टील माइंस, इनके लिए एक एक्ट है कि हेल्दी, सेफ्टी और वेलफेयर माइन वर्कर को कवर्ड के लिए माइंस एक्ट। सब कुछ हुई है, जैसे डेट टाइम, जैसे मैं बोला कि सबको लिए क्या क्या मतलब कि उनको माइंस में काम करते समय उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, कितना काम करना चाहिए, आप देख सकते हैं इसमें। क्योंकि वो लोग सिर्फ जो माइनिंग में लगे हैं, जिनके कुछ लोग रेलवे में लगे हैं, कुछ प्लांटेरियम में लगे हैं, मतलब कि मशीन वर्क में लगे हैं, रोपवे में लगे हैं, हर वर्कर को, मतलब डेट टाइम आप समझ सकते हैं कि माइंस में तो वर्कर को पैसा ही नहीं दिया जाता था, सिर्फ खाना। इस एक्ट के आने के बाद माइंस वर्करों को मतलब जस्ट लाइक ए बॉन्डेड लेबर माइंस का, तो माइंस एक्ट आने के बाद फिर रिफॉर्म हुआ। और आज भी माइंस में चल ऐसा है कि माइंस में वुमेन और मेन बहुत ज़्यादा ही लोग डेथ करते हैं आज भी। मैं बोल रहा हूँ इतने दिन मतलब के बाद भी माइंस अगर दब गई, उसमें मतलब कि मर गए, तो कोई देखने वाला भी नहीं होता। इसलिए माइंस एक्ट में भी वही सबका मतलब कि वर्कर का एज, कंपनसेशन, आवर, कितने आवर काम करना है, क्या रेस्ट देना है, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग इन्वायरमेंट, उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर, वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट कैसा रखना है। और देखिए माइंस और इसमें नाइट शिफ्ट, प्लांटेशन एक्ट में नाइट शिफ्ट का जिक्र नहीं है, बट फैक्ट्री एक्ट में और माइंस एक्ट में आपका नाइट शिफ्ट, ओवर टाइम दोनों का जिक्र है। क्योंकि प्लांटेशन एक्ट में चल ऐसा नहीं है जिसमें है, क्योंकि आपको नाइट शिफ्ट देना है, एक्स्ट्रा ड्यूटी का देना है, आप जिससे ज़्यादा चलो ओवर टाइम नहीं करा सकते हैं, ये सब कुछ इसमें लिमिट का, ये माइंस एक्ट आपको बताएगा। नाउ द लॉ रिलेटेड टू द सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब जो इंडिया में सोशल सिक्योरिटी दिया, यानी सिर्फ आपने उसका वर्किंग कंडीशन सही कर दिया, आपने जो उसका वर्किंग इन्वायरमेंट सही दिया कर, हॉलीडे की क्या मिलेगा ये आपने सही कर दिया, आपने उसको कितना घंटा काम करेगा ये कर दिया, बट एक इसकी सोशल सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए।
कि अगर उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, उसके फैमिली के साथ कुछ हो जाता है, कल वो रिटायर कर जाता है, वो काम करने के लायक नहीं आता है, तो जिसके लिए जो बनाया गया वो सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविजनल फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजनल एक्ट, द मैटरनिटी बेनिफिट, अगर किसी लेडीज़ को मतलब बच्चा हो तो मतलब कि मैटरनिटी मतलब कि बेनिफिट एक्ट, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एंड द अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। इन सब के बारे में देखें। सबसे पहले द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, दिस एक्ट इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट टू बी इनहेंस टू द बेनिफिट वर्कर. It was passed in 1923 but it didn't take effect until July 1st, 1924. The Workmen Compensation Act was later renamed the Employee Compensation Act 1923. आप इसका नाम भी देखें एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, ये आ सकता है क्वेश्चन की वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, बाद में इसका 1923 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 नाम रीनेम हुआ. ठीक है. द एक्ट अप्लाई फॉर द वर्कर इन द सीवेज, फायर फाइटर, रेलवे टीम, फैक्ट्री, माइन, सी, डॉक एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री. किन के लिए ये किन के लिए है ये एक्ट? सीवेज वर्कर, फायर फाइटर, रेलवे, ट्रैम, आपका कोलकाता में ट्रैम चलता है और अब तो और कहीं नहीं चलता, सिर्फ कोलकाता में ही चलता है. देखिए फैक्ट्री, माइन, सी, डॉक एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री. द एक्ट प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर लूजेस brought on by accident or occupation diseases occurring during the course of the arising and employment, including death, permanent total disability, permanent partial disability and temporary disability. जो मैंने आपको बोला कि उसको कंपनसेशन कब देगा, जब उसके साथ कुछ घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें इंजरी हो जाती है, या फिर मतलब कि वो अपना ड्यूटी छोड़ देता है या ड्यूटी का उसका एफिशिएंसी कम जाता है, जिसके रिगार्डिंग जो कंपनसेशन मिलेगा वो इसके बारे में जिक्र है. देन द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट टू प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय इन केस ऑफ द इलनेस, प्रेगनेंसी एंड द वर्कप्लेस इंजरी. द इंश्योर दैट द डिपेंडेंट आर एलिजिबल फॉर ए नंबर ऑफ बेनिफिट बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट स्केल. यानी इसमें एक इंश्योरेंस था कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ या मतलब कि कोई मतलब कि फीमेल मतलब यार वर्कर है वो प्रेग्नेंट हुई या कुछ इंजरी हुआ और उसके डिपेंडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में, जिसके लिए एक या तो एक बेनिफिट दिया जाए उनको, जिसके लिए ये एक्ट लाया गया. नाउ द एम्प्लॉय प्रोविजनल फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952. ये तो आप लोग सब जानते हैं, पीएफ आजकल तो सबके लिए हो गया है. द एम्प्लॉय प्रोविजनल फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 अलॉन्ग विद द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इज इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन द इंडिया. इट अप्लाई टू एनी फैक्टर connected to any of the industries listed in the Schedule 1 of the Act and the employ 20 or more people, as well as any other establishment that employ 20 or more people that the central government may be specify by notice. 20 लोग से जहाँ ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ आपको सबको पीएफ का ये करना है. द एम्प्लॉय प्रोविजन एक्ट में इसमें यही दिया हुआ है. एक पीएफ यानी प्रोविजनल फंड, यानी आपके रिटायरमेंट के बाद आपको एक फ़ंड आपको जमा करना है, एक आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जमा किया जाएगा. 12.5% है अभी आपका मतलब कि बेसिक पे का, ये याद रखिएगा 12.5% बेसिक पे का अभी है. 12.5% आप मतलब कि एम्प्लॉयर जमा करेगा और 12.5% एम्प्लॉय जमा करेगा. दोनों के साइड से ये काटा जाएगा और दिया जाएगा. ये पीएफ का मतलब कि रूल है. और पीएफ जब आप रिटायर करेंगे इसका आपको मतलब कि बीच बीच में आप पीएफ लोन ले सकते हैं या फिर आपको रिटायरमेंट के बाद इसका पूरा फैक्टर दिया जाएगा. ये तो इस एक्ट में लिखा हुआ है. देन द मतलब कि मैटरनिटी बेनिफिट, यानी जो मतलब कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल मतलब कि 42 में भी हमारा दिया हुआ है, जो फीमेल मतलब कि वर्कर हैं वो अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको मतलब कि मैटरनिटी लीव कितना लेना है और उनको कब कब लीव मतलब या लेना है, कितने घंटे काम कराना है, उसकी उनको कितने दिन बाद मतलब कि चाइल्ड मतलब कि बर्थ होने के बाद कितने दिन काम कराना है और कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं तब कैसे काम कराना है, ये सब इसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में दिया गया है. देन डाउन द मतलब कि पेमेंट ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट. द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट इज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन इंडिया इज ग्रेच्युटी अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. एक ग्रेच्युटी इज अ वन टाइम पेमेंट व्हेन एन द एम्प्लॉयर रिटायर द employee is briefed to give that a gratuity as a thank for their many years for the exemplary service. It replace at least a portion of the income lost term. यानी एक सिंपल चीज़ है, जब एम्प्लॉय रिटायर करता है उसको एक सर्टेन अमाउंट उसको दिया जाता है
और ये मतलब कि उसके लिए जो एक्ट है कि कितना अमाउंट दिया जाएगा वो इस एक्ट में दिया गया हुआ है। किन किन लोगों पे एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ 10 और मोर हुआ, मतलब कि अरे वर्कर काम करेंगे कहाँ कहाँ, मतलब कि माइंस में, फैक्ट्री में, ऑयल फील्ड में, प्लांटेशन में, पोर्ट्स में, रेलवे में एंड रिटेल इस्टेब्लिशमेंट में। आजकल ये सबके लिए हो गया। अनऑथराइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, द अनऑथराइज सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 passed in 2008 mandate the certain of the welfare program for the benefit of the employee in the unorganized sector by the central government and the state. According to the act, worker must be registered and issued smart card and individual social security number to provide the social security to those employee in the unorganized sector. इसका सिंपल सा है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी जो लेबर हो गया, मतलब कि अभी आप देख रहे हैं जो मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं, जस्ट वही है डेट टाइम, मतलब कि मनरेगा में जो लोगों का काम हुआ उन्हीं को अनऑर्गेनाइज मतलब कि वर्कर सोशल सेक्टर, उनका एक कार्ड बनाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट सुटेबल वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द अनऑर्गेनाइज वर्कर इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ओल्ड एज सिक्योरिटी एंड एनी अदर बेनिफिट ऑफ टीम एम्प्लॉयर. The 10 scheme has been created by the government under Schedule 1 of the Act. In the accordance with the Act, state government may create welfare program that include provided fund, benefit the worker who suffer an injury on the job, house, child education, initiative worker skill advantage and old age home. यानी अनऑर्गेनाइज वर्कर को ये क्या क्या उनको मतलब कि बेनिफिट दिया जाएगा, उनको मतलब कि मेडिकल का सुविधा, ये सुविधा जो है वो इस एक्ट में बात किया गया। ये 2008 में मतलब कि पास हुआ। यूपीए मतलब कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे। लेबर कोड्स मेरे हिसाब से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार देख लेंगे आप। लेबर कोड्स आपको दे दिया है, मैंने आपको फर्स्ट में भी मतलब यार पढ़ा दिया है। इतने ज़्यादा जो भी कोडेड हैं ये अभी इम्प्लीमेंट हुए नहीं हैं, इनके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा ये यार दे दिया है। ये मैंने आपको जितना भी लॉस था वो मैंने आपको मतलब पढ़ा दिया है जो होना चाहिए था। इनकी ब्रीफ में मैं अलग से क्लासेस लेके आऊँगा, लेकिन हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आपका और नहीं आएगा। लेकिन मैं इनका ब्रीफ क्या है, इनके अंदर कितने दिन में क्या होगा, ये मैं आपको कल से या आज शाम से भी मैं देना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो आपको ये मैंने दे दिया। अब आप इसके थ्रू आप अपनी तैयारी करते रहिए। मैंने अभी बोला 12 जनवरी मतलब कि 12 अगस्त को आपका पेपर है। होपफुली आपका पेपर अच्छा हो और हो भी जाए। ठीक है दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम हो और कुछ अगर मेरे को कुछ इम्प्रूव करना हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।